अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं इंटरव्यू के हवाले से जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, ये अपनी शख्सियत के अंदर एक बहुत बड़ा अहद हैं। अगर हम इनकी खिदमात के बारे में बात करें तो तालीमी मैदान में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, जिसका एतराफ़ हुकूमत पाकिस्तान भी कर चुकी है और यही वजह है कि इन्होंने सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ अपने नाम किया है। और तालीमी मैदान में इनकी और ज़्यादा क्या खिदमात हैं और इनका जो है ज़िंदगी का सफ़र ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, आइए इस हवाले से हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, ये वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम आपका इंटरव्यू करने का। बहुत शुक्रिया सर। मेरे फादर जॉब में थे और उनकी पोस्टिंग फाजिलपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में थी और मैंने जो अपना मैट्रिक है फाजिलपुर में किया और राजनपुर हमारा सेंटर बना था। सारी क्लास राजनपुर गई, महीना एक स्कूल में रहा, उधर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद एफएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से की। उसके बाद वाज लकी कि मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस लाहौर में हो गया। ये बात है 1975 की और 1975 से 1980 तक मैंने उधर डीवीएम किया और डीवीएम के बाद उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन अपने फादर की ख्वाहिश थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जाऊं, हालांकि मुझे जॉब ऑफ़र हो गई सारा कुछ। तो फिर मैंने उधर एमफिल में एडमिशन लिया और 82 में मैंने एमफिल किया। गवर्नमेंट की जॉब की और लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट में मैंने पहले उकाड़ा में, फिर लाइफस्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जॉब की। उसके बाद आई वाज लकी कि मैंने compete किया और वेटनरी कॉलेज में मेरा एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन 1987 में हो गई और 1987 के बाद कोई USDA के स्कॉलरशिप्स आए और उसमें हमने compete किया। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि टोफल GRE और ये मार्क्स जिनके बेहतर हों उनको वो कंसिडर करते थे। और 89 से 93 में मैंने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी USA से PhD एनिमल एंड फूड साइंसेस में की। उसके बाद फिर वापस वेटनरी कॉलेज आया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। फिर 2002 में जब यूनिवर्सिटी बनी तो उस वक़्त काफ़ी सारी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। मैं उस वक़्त जो कमेटी चांसलर साहब ने बनाई थी उसका सेक्रेटरी था टू अपग्रेड कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज इनटू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद 2002 जुलाई में जब यूनिवर्सिटी बनी, मई में, तो फर्स्ट रजिस्ट्रार पहले 6 माह में रजिस्ट्रार रहा। उसके बाद फिर अपनी टीचिंग में चले गया और 2023 में मेरी सिलेक्शन एज ए प्रोफेसर हुई। फिर 3 टेन्योर डीन के किए। डीन के बाद मेरी 2011 में मेरी सिलेक्शन वाइस चांसलर की हुई और 2 टेन्योर मैंने वेटनरी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के किए। इसी दौरान मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया जो चोलस्तान वेटनरी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो वो मुझे एजाज़ हासिल है कि जी लैंड एक्विजिशन से लेके उसकी डिमार्केशन, उसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, PC1 एग्जीक्यूशन, फिर पहला वाइस चांसलर का भी चार्ज मुझे दिया गया। उसमें फैकल्टी हायरिंग, क्लासेस स्टार्ट की, सारा उसको ज़ीरो से फंक्शनल किया। और फिर आई वाज लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे 2019 में इस यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन हुई है 1 नवंबर 2019 में। और ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है कि ये तीसरी यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और अभी मेरा
टेन्योर अक्टूबर 30 तक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी क्या है। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपका बड़ा शानदार तालीमी सफ़र रहा और देखने में ये लग रहा है कि आपने जितना भी काम किया उसको चैलेंज समझ के किया, और यही वजह है कि जिस तरह से आपने बताया कि आप वेटनरी यूनिवर्सिटी में जब थे तो गालिबन मेरा ख्याल है आपको वहाँ पे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। जी जी। और अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुतासिर तो होता है किसी न किसी से, तो आपने भी किसी को रोल मॉडल समझ के अपनी तालीम का, अपनी लाइफ का आगाज़ किया होगा? Certainly मेरे father, he was also veterinarian जी। and he excelled in his profession, और उस वक्त जो वो प्रोफेशन के हाईएस्ट उनकी पोजीशन थी वहाँ तक गए, और he was recognized throughout the country among the farmers और दूसरे जितने प्रोफेशनल्स थे, और इंटरनेशनली भी he was very well known। तो उन्हीं की तरफ से गाइडेंस मिली और उन्हीं को आइडियलाइज़ किया, और जो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें थी जो लाइफ में हमें वो डीएनए में भी आई, और वाले साहब से सारी चीज़ें सीखी माशाल्लाह। अच्छा सर, जब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में चार्ज संभाला तो उस वक़्त आपको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश थे? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के इस लार्ज स्केल यूनिवर्सिटी 9 कैंपसेस हैं, 3 लाहौर में है, एक अटक में है, एक जोराबाद में है, विहाड़ी में है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, डेरा गाजी खां है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि यहाँ जो लाहौर के कैंपसेस थे वहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही थी जी, लेकिन बाकी जितने 6 कैंपसेस पे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थी, सीनियर फैकल्टी नहीं थी, लैब्स अप टू डेट नहीं थी, कंप्यूटर लैब्स के चीज़ थी। और फिर ये जब से यूनिवर्सिटी, ये भी 2002 में यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ जी। तो 2019 तक कभी यहाँ रेगुलर स्टैट्यूटरी पोजीशंस हैं वो फिल नहीं हुई थी। जैसे प्रो वाइस चांसलर है, ट्रेजरर है, रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर है। तो सबसे पहले मैंने आके वो स्टैट्यूटरी पोजीशंस प्रो वाइस चांसलर, ट्रेजरर, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार पे अपॉइंटमेंट्स करवाई जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार था उसके मुताबिक। और उसके बाद जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सिर्फ 2 फुल प्रोफेसर थे और बाकी जूनियर स्टाफ था। तो अब तक कोई ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो को 45 सिलेक्शन बोर्ड्स किए और उसमें अब आज की अगर मैं बात करूं तो कोई 28 अब प्रोफेसर हैं और जो 14 एसोसिएट थे अब 64 हैं, 50 के करीब वो रखे, 125 असिस्टेंट प्रोफेसर हायर किए। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो पीएचडी फैकल्टी की रेशो 43% थी, अब 64% पीएचडी फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी है। और फिर हमने जो जितने हमारे कैंपसेस थे उधर 32 लैब्स अपग्रेड की, फैकल्टी हायर की और फिर एनओसीज़ लिए एचईसी से, एमफिल के, पीएचडी के। मिसाल के तौर पे यहाँ 2 सब्जेक्ट में पीएचडी हो रही थी सारे कैंपसेस पे, अब 20 सब्जेक्ट में पीएचडी हो रही है माशाल्लाह। इसी तरह एमएस एमफिल के प्रोग्राम और शुरू किए और जब मैंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी और शुरू किए, नए डिपार्टमेंट्स बनाए। तो पहले जब ज्वाइन किया था तो 97 डिग्री प्रोग्राम थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दाखिला हो रहा है तो इसमें 220 डिग्री प्रोग्राम हम किया में एडमिशन दे रहे हैं। तो हमारे जो कैंपसेस पे भी एमफिल शुरू हुए, पीएचडी प्रोग्राम शुरू हुए, लोगों को दूर दराज एरिया में एक्सेस मिला, क्वालिटी एजुकेशन हमने की। तो वो यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि जी ये यूनिवर्सिटी का एक्सेस हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, रिसर्च का कल्चर शुरू किया, रिसर्च हो, इंटरनेशनल बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस करवाई जो पहले नहीं थी।
हमारी इस यूनिवर्सिटी के 5 फैकल्टीज़ थी जो एक्ट में थी। जी। जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 फैकल्टीज़ थी जो फंक्शनल थी, 3 फंक्शनल ही नहीं थी। उसको फंक्शनल किया, उनके डीन्स अपॉइंट किए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, फुली फंक्शनल, एक्ट के मुताबिक काम कर रही है। फिर और बेशुमार फैसिलिटीज़, जैसे स्पोर्ट्स का कोई लोग नहीं थे वो हायर किए, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। अभी स्विमिंग पूल यहाँ बन रहा है, स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है। फिर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया है। ये आपका बहुत अच्छा है। उसमें हमारे बच्चे भी और यूनिवर्सिटी से बाहर भी से लोग भी काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर अलमनाई का कोई सेटअप नहीं था, अलमनाई ऑफिस हमने कायम किया। तो अलमनाई से हमें बहुत से ज़्यादा सपोर्ट मिली, स्कॉलरशिप मिले, और उनको हमने ऑनर दी। और उनकी तरफ से अभी आज भी एक अलमनाई आए हुए थे कि वो वी वांट टू डोनेट सम एंडोमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत होती है उस पर किया। और ये दूसरा साल है हम टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में भी आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मेरी टीम की और सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अचीवमेंट है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में अब हम आ चुके हैं। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस वक्त कोई लास्ट ईयर 30,000 स्टूडेंट थे जी। और अब ये जितने डिग्री प्रोग्राम हमने ऐड किए हैं वी लुक फॉरवर्ड के जी 40,000+ स्टूडेंट्स हमारे होंगे। और अफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो उसमें कोई 16-17 हज़ार स्टूडेंट उनके हैं। तो वो 60 अफिलिएटेड हमारे कॉलेजेस हैं। तो इट्स अ लार्ज स्केल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह, कंट्रीब्यूटिंग इन द डीप रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री। ये हायर एजुकेशन जो है जो लोगों की लाइफ में एक रेवोल्यूशन लेके आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल है, एम्पावर करती है यूथ को। और जो उससे भी एक अच्छी चीज़ है कि हमारे फीमेल स्टूडेंट्स की रेशो मेल से ज़्यादा है। तो मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, डेरा गाजी खां कैंपस, जोराबाद कैंपस में 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। लाहौर में एक हमारा कैंपस फुल फ्लैज ऑल फीमेल स्टूडेंट्स का है जो एमओ कॉलेज के सामने लेडी मैकलेगन कॉलेज होता था। जी। तो वो एक बहुत बड़ी है। फिर हमने फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराए जिसमें और ई रोज़गार के सेंटर हर कैंपस पे बनाया। तो वो बच्चों को जॉब के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपने स्किल्स को निखारने के लिए उसमें काफ़ी हेल्प हो रही है। जी सर, आपने जिस तरह से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया, बड़ी खुशाइंद है। और ख़ास तौर पे आपने बहुत ज़्यादा सीट्स बड़ी फिल की हैं, स्टाफ हायर किया है यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, ये एक खुशाइंद बात है। तो अभी भी आपकी नज़र में कुछ और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है? आपको लगता है कुछ सीट्स खाली हैं या यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए और स्टाफ आपको रखने की ज़रूरत है? देखें, ये जो फैकल्टी है ना, ये हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी होती है। जी। स्टाफ फैकल्टी भी अभी हमारा प्रोसेस जारी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में एक हमें HEC ने डिपार्टमेंट नया बनाने को कहा है, फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का, उसकी हम फैकल्टी हायर करने जा रहे हैं। और 1-2 डिपार्टमेंट्स में गैप्स हैं तो वो डेफिनेटली हम हायर करेंगे। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसी तरह जो हमारे जैसे ऑरिक का भी हमारे डायरेक्टर ऑरिक है, डायरेक्टर QEC रेगुलर नहीं है, उनके हमारे स्टैचूज़ अप्रूवल के लिए गए हैं। जी। तो जैसे ये स्टैचूज़ आएंगे, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, ये सारी हायरिंग का प्रोसेस फिर ये जारी होगा। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आने वाला वक्त जो है, तालीम के साथ साथ स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप स्किल डेवलपमेंट पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करें या खुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए? ये आपने बड़ी अहम बात की कि डिग्री के साथ स्किल और फिर सॉफ्ट स्किल की भी ज़रूरत है। जी। ख़वातीन के लिए एक तो हमने वुमेन डेवलपमेंट सेंटर बनाया। जी। दे कंटिन्यू डू प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, बच्चियों की, स्टाफ की, सबका उनका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर जैसे मैंने बताया था कि
स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्रीलांस ट्रेनिंग का मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के तावन से, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से हम ये काम कर रहे हैं। ई रोज़गार का सेंटर्स भी पंजाब बोर्ड ऑफ जो है उसके तावन से हम कर रहे हैं। एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो अमल एकेडमी के साथ सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग का भी हम बच्चों को काम कर रहे हैं। जी, अच्छा सर, आपकी यूनिवर्सिटी बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ये बहुत अहम बात की आपने। फर्स्ट टाइम हमने एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया और कोई 16 एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट और 2 फैकल्टी मेंबर्स उधर से आए लास्ट सेमेस्टर में। जी। अभी और पीएचडी स्टूडेंट्स और एमफिल स्टूडेंट आ रहे हैं और उनके आने के बाद हमारी कोई 27 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा ईरान से स्टूडेंट हैं, फिर अफ्रीका से स्टूडेंट आने शुरू हुए हैं। तो ये इसी साल ही ये एक, और उनके साथ जो हमने चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ किया है कि वो उनके स्टूडेंट्स रिसर्च इधर करेंगे, हमारे स्टूडेंट रिसर्च के लिए उधर जाएंगे। जी। तो ये हमने इनके साथ एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट किया। माशाल्लाह। अच्छा सर, तालीमी मयार में या तालीम के शोबे में अभी भी हम बहुत सारे ममालिक से पीछे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तालीमी शोबे में पाकिस्तान में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हम बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल। एजुकेशन का जो बजट है वो इस रीजन में भी अगर देखें जो जीडीपी का है, हम बहुत कम रेशो है और लोएस्ट है अगर आप इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के भी से भी कंपेयर करें। तो एजुकेशन से ही रेवोल्यूशन आते हैं कौमों में और सारा है। तो हमारा एक, हम जो सारे एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं कि जो कंप्लीट एजुकेशन सेक्टर है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, एटलीस्ट 4% ऑफ द जीडीपी जो है वो एजुकेशन को देना चाहिए, जो कि अभी बहुत कम है। तो वही एक तरीका है। और फिर हमारा जो एक्सेस है हायर एजुकेशन में वो बहुत कम है। 1.3 मिलियन लोग का एक्सेस है। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो उनका 3 मिलियन प्लस जो है वो एजुकेशन में है। हमारी जो रेशो है वो बहुत कम है। अभी और ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी बननी चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, खुसूसी तौर पर सर, कोविड के दिनों में हमारा मतलब तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं, खुसूसी तौर पर बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये एक चैलेंज था जी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकली हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था जी। अब वो ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला डेवलप हो गया है। गूगल क्लासरूम, अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ ने बना लिए। तो ये चैलेंज ज़रूर था, लेकिन इसमें सारे एजुकेशन सेक्टर ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, एम्पावर किया अपनी फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को भी किया। लेकिन हमारे जो सबसे सीरियस इशू है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रिमोट एरियाज़ में एक चैलेंज है, और वो जितनी जल्दी बेहतर होगा उतना ही हम एजुकेशन को स्प्रेड कर सकेंगे ऑनलाइन के ज़रिए। तो ये एक नए एवेन्यूज़ इसमें से निकले हैं, लेकिन इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की, क्वालिटी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे तो वी कैन डू वंडर्स। सर, इस बात में कोई शक नहीं है, आपने तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमत दी हैं, खुसूसी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपने बहुत काम किया। अभी आप जिस तरह का आपका यहाँ पे टेन्योर पूरा हो रहा है, तो अब आपको मतलब क्या लगता है नए आने वाले वीसी को किस तरह के उस पर अमल करना चाहिए, ताकि आपका आपने जो एक लेवल बिल्ड कर दिया है
उससे और बेहतरी की तरफ जाना देखें, मुझसे पहले जो जितने आए हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। जी। नई यूनिवर्सिटी थी, नए चैलेंजेस थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैंने बहुत कुछ किया। एवरीबॉडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग जी। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी। और जो भी नया आएगा उसने इसकी क्वालिटी, इसकी एक्सेस, इसकी स्प्रेड और इसमें इनोवेशंस और लेके आनी है। और ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि जी ये चेंज है ये ऑलवेज गुड होती है इंस्टीट्यूशंस के लिए। मैं जो कुछ करना चाहता था मैंने डिलीवर कर दिया। अब नया बंदा नए आइडियाज़ नए के साथ आएगा। अब जो स्ट्रेंथ ये है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, हार्ड वर्किंग है। तो नए आने वाले के लिए एक अच्छा स्टेज सेट है। बेसिक्स और जितनी थी हमने कर ली और अब आगे जाने में उसे बहुत फैसिलिटीज़ होंगी। सर आखिर पे आप हमारे तलबा को, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जो लाइफ में सबसे पहले जो डिसिप्लिन है वो इंतहाई अहम है। और बादब बानसीब बेअदब बेनसीब जो तरबियत है जो बड़े छोटे का है और जो लर्निंग है उसके लिए हम्बलनेस और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यू शुड बी अवेयर कि जी आप उस सेक्टर में या उस डिसिप्लिन में एफर्ट करें जो आपकी लाइकिंग है। बिल्कुल। और लाइकिंग के मुताबिक अपने एरिया में देखें कि जी आपके इर्द गिर्द कौन सी इंस्टीट्यूशन है, आपके रीजन में कौन सी इंस्टीट्यूशन है, और अपने गोल्स एंड टारगेट्स डिफ़ाइन करें कि जी मैंने अपने आप को 10 साल बाद कहाँ लेके जाना है। और लाइफ को एंजॉय भी करें, स्पोर्ट्स में भी, को करिकुलर एक्टिविटी में भी, लेकिन जो फोकस है आपका उससे इधर उधर ना हो। आगे कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है हर शोबे में, हर शोबा बहुत अच्छा है लेकिन कंपटीशन इतना है कि जो टॉप पे बैठा है ना उसी के लिए बहुत सारी फैसिलिटी है। अगर कोई बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और कोई बॉटम पे है उसके लिए चैलेंजेस है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने आलिया खान ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।